नमस्कार दोस्तों, मैं सुदीप्त गोयल डॉक्टर मनोज जैन द्वारा संचालित काव्य क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि हमने देखा तो आज मैं आपके सामने लेके आया हूं रीट लेवल 1 का 2012 का पेपर। किसका दोस्तों? रीट लेवल 1 का 2012 का पेपर। जैसा कि पता है दोस्तों, हम इस क्लास में देखते हैं गणित विषय के बारे में। तो देखेंगे आज गणित विषय में 2012 में रीट लेवल 1 में किस प्रकार के क्वेश्चन आए थे दोस्तों। उससे हमें अंदाजा होगा कि हमें हमारी तैयारी को किस तरीके से आगे बढ़ाना है। एक वे मिलेगा, एक रास्ता मिलेगा, एक मार्गदर्शन मिलेगा किस तरीके से हमें आगे बढ़ना है हमारी तैयारी की ओर। तो देखते हैं दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगा कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले उसे सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करें। आगे बताना चाहूँगा दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ के वीडियोज़ को लाइक करें और शेयर करें, जिससे कि दोस्तों हमको मोटिवेशन मिलता है। यदि आप लाइक और शेयर करते हैं तो इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। हम देखते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स हमारा साथ दे रहे हैं, हमें और पढ़ाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। तो हम उसी अकॉर्डिंग और भी अच्छी अच्छी चीज़ें, और भी अच्छे अच्छे प्रश्न, और भी अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट आपके सामने लेके आते हैं दोस्तों। तो काव्य क्लासेस की टीम की ओर से एक बार मैं फिर से सुदीप्त गोयल आप सभी का धन्यवाद देना चाहूँगा दोस्तों। तो चलते हैं हमारे प्रश्न पत्र की ओर। 2012 में किस प्रकार के प्रश्न आए थे देखो दोस्तों। प्रश्न था पहला, निम्नलिखित 4 संख्याओं में अंक 5 का स्थानीय मान, अंक 5 का स्थानीय मान क्रमशः है। ये देखो 4 संख्याएं आपको दी हुई है, पूछ रहा है अंक 5 का स्थानीय मान। तो देखो दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि स्थानीय मान होता क्या है। दोस्तों बताना चाहूँगा कि स्थानीय मान होता क्या है। तो देखते हैं। जी, बात करें कि स्थानीय मान क्या होता है दोस्तों। देखें, बात कर रहा हूं दोस्तों स्थानीय मान। स्थानीय मान बात कर रहा हूं स्थानीय मान के बारे में। इसको बोलते हैं दोस्तों प्लेस वैल्यू। बात कर रहा हूं स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू। पता होना चाहिए सबसे पहले हमें कि प्लेस वैल्यू क्या होती है। देखो दोस्तों, यदि मैं आपके सामने कोई संख्या रखता हूं, क्या रखता हूं? आपके सामने कोई संख्या रखता हूं। जैसे मैंने आपके सामने कोई संख्या रखी, संख्या में लेके चलता हूं आपके सामने। आपके सामने मैं कोई संख्या रखता हूं 8 7 3 2 5। तो देखो, इसमें किसी भी अंक के 2 तरीके के मान होते हैं। किसी भी अंक के दोस्तों 2 तरीके के मान होते हैं। एक मान होता है स्थानीय मान और एक होता है वास्तविक मान मैं कह दूं या जातीय मान मैं कह दूं। एक तो होता है स्थानीय मान और एक होता है वास्तविक मान या जातीय मान। तो सबसे पहले देखेंगे स्थानीय मान क्या होता है और फिर देखेंगे कि वास्तविक मान क्या होता है। तो देखो, स्थानीय मान जो होता है वो किसी भी संख्या में, याद रखना दोस्तों, किसी भी संख्या में जो किसी अंक का स्थानीय मान होता है वो निर्भर करता है किसके ऊपर दोस्तों, कि उस संख्या में उस अंक का स्थान क्या है। किसके ऊपर निर्भर करता है दोस्तों, कि उस संख्या में उस अंक का स्थान क्या है। और बात करूं वास्तविक मान की, तो वास्तविक मान क्या होता है दोस्तों, चाहे संख्या में अंक किसी भी स्थान पर हो, वास्तविक मान हमेशा क्या रहता है? फिक्स रहता है, यानी निश्चित रहता है। कोई भी परिवर्तन नहीं होता है वास्तविक मान में। तो देखें सबसे पहले स्थानीय मान और वास्तविक मान। तो देखो, मैं बात करूं आपसे, यदि हम देखें इस संख्या को तो गिनना इधर से शुरू करते हैं। तो ये कौन सा अंक होता है दोस्तों? इकाई। कौन सा? इकाई। ये दहाई, ये सैकड़ा, ये हजार और ये 10,000 होता है या नहीं होता दोस्तों? ये क्या होता है? इकाई, ये दहाई, ये सैकड़ा, ये हजार और ये 10,000। तो देखो, यदि मुझे स्थानीय मान निकालना है, यदि मुझे स्थानीय मान निकालना है तो मैं क्या करूंगा? पहले देखो वास्तविक मान को समझ लो, जिससे स्थानीय मान को समझने में आसानी होगी दोस्तों। तो देखो, बात करूं वास्तविक मान की, वास्तविक
मान, जिसको हम क्या बोलते हैं, फेस वैल्यू। बात करूं वास्तविक मान की, जिसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, फेस वैल्यू। यदि मैं इसी संख्या के बारे में चर्चा करूं और आपसे पूछूं कि इस संख्या में तीन का वास्तविक मान क्या होगा, इस संख्या में 3 का वास्तविक मान क्या होगा दोस्तों, तो बताओ आप क्या बताओगे, इस संख्या में 3 का वास्तविक मान क्या होगा। इसके लिए देखेंगे 3 इस स्थान पर है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने आपको परिभाषा बताई थी दोस्तों कि वास्तविक मान में संख्या में अंक का मान फिक्स रहता है, यानी स्थान बदलने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो देखो 3 का वास्तविक मान हमारे पास क्या होगा, 3 ही होगा। बात करूं 8 का वास्तविक मान, तो 8 का भी मेरे को क्या ही मिलेगा, 8 ही मिलेगा। यानी जो वास्तविक मान वो बोल रखा है वही होता है, उसमें कोई भी बदलाव नहीं होता है। अब बात करूं दोस्तों स्थानीय मान की, तो स्थानीय मान में क्या होता है, स्थानीय मान में आपके सामने होता है, मैं आपसे जैसे पूछूं कि 3 का स्थानीय मान, आपसे पूछूं 3 का स्थानीय मान, तो देखो स्थानीय मान यानी 3 किस स्थान पर है, 3 किस स्थान पर है वो बात हमें बताएगी कि 3 का स्थानीय मान क्या होगा। तो देखो 3 का स्थानीय मान, 3 किस स्थान पर है, इकाई, दहाई और सैकड़ा। किस स्थान पर है दोस्तों, इकाई, दहाई और सैकड़ा। तो सैकड़े का मतलब क्या होता है दोस्तों, 100। यानी जिस स्थान पर है उस संख्या से मैं क्या कर दूंगा, गुणा कर दूंगा। क्या कर दूंगा, गुणा कर दूंगा। यानी 3 का स्थानीय मान, तो 3 को गुणा करूंगा किससे, सैकड़ा से, यानी 100 से। तो मुझे यहां से क्या मिलेगा दोस्तों, 300 मिलेगा। तो 3 का स्थानीय मान मुझे पता लग गया कितना, 300। 3 का स्थानीय मान मुझे क्या पता लग गया दोस्तों, 300। 3 का स्थानीय मान क्या पता लग गया दोस्तों, 300। तीन का स्थानीय मान पता लग गया मुझे 300। अब बात करूं दोस्तों, 3 का स्थानीय मान तो मुझे पता लग गया। अब लेकिन मैं आपसे पूछूं कि मुझे 7 का स्थानीय मान बताओ, 7 का स्थानीय मान बताओ। तो 7 का स्थानीय मान बताने के लिए मैं क्या करूंगा, 7 को गुणा करूंगा किससे, जिस स्थान पर वह है उससे। तो 7 को किससे गुणा करूंगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। 7 को किससे गुणा करूंगा, 7000 के स्थान पर है, तो 7 को किससे गुणा करूंगा, 1000 से गुणा करूंगा। यहां से क्या मिल जाएगा मुझे, 7000। यानी 7 का स्थानीय मान क्या मिल गया मुझे, 7000 मिल गया। एक तरीका तो दोस्तों ये है। दूसरा तरीका ये है कि मेरे पास कोई संख्या रखी है 8 7 3 2 5, बोलूं आपसे 8 7 3 2 5, मेरे पास में कोई संख्या रखी हुई है, मैं आपसे बोलूं इस बारे में कि इसमें 8 का स्थानीय मान क्या होगा, 8 का स्थानीय मान क्या होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे दोस्तों, कुछ नहीं करना, 8 के नीचे क्या लिख दूंगा, 8, और बचे हुए अंकों की जगह क्या लिख दूंगा, 0। बचे हुए अंक, कितने अंक बचे हैं, 4, तो क्या लिख दूंगा, 4 0। तो यहां से भी मुझे क्या मिल जाएगा दोस्तों, स्थानीय मान मिल जाएगा। और यदि मैं इस प्रोसेस से करूं तो देखो 8 किस स्थान पर है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 8 को गुणा करूंगा किससे, 10,000 से, तो यहां से भी मुझे क्या मिलेगा, 80,000 मिल जाएगा। आया दोस्तों समझ में, बात एक ही है, मैं कैसे भी करूं, मेरा मकसद था आपको समझाना कि स्थानीय मान क्या होता है दोस्तों और जातीय मान क्या होता है। तो पता लगा दोस्तों आपको स्थानीय मान क्या होता है, वह मान जो संख्या में अंक के स्थान पर निर्भर करता है। और वास्तविक मान या जातीय मान क्या होता है दोस्तों, चाहे अंक किसी भी स्थान पर हो संख्या में, कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी कोई भी मान चेंज नहीं होता है, जो मान है वही मान रहेगा, स्थान से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो देखें दोस्तों प्रश्न की ओर, बात करें दोस्तों प्रश्न की, निम्नलिखित 4 संख्याओं में अंक 5 का स्थानीय मान क्या होगा। तो देखो ये 4 संख्याएं उसने दी हुई है, ये रही, और पूछ रहा है स्थानीय मान। तो देखो 5 का स्थानीय मान पूछ रहा है, किसका, 5 का स्थानीय मान। तो इसमें 5 का स्थानीय मान क्या होगा,
इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार। 5 को गुणा करूंगा किससे? 1000 से। तो यहां से मुझे मिल जाएगा कितना? 5000। यानी इस संख्या में 5 का स्थानीय मान क्या है? 5000 है। बात करूं इस संख्या की तो इसमें क्या दे रखा है दोस्तों? 5। किससे गुणा करूंगा? इकाई, दहाई, सैकड़ा 100 से। तो यहां से मुझे मिल जाएगा 500। बात करूं इस संख्या की तो यहां पर 5 को किससे गुणा करूंगा दोस्तों? इकाई, दहाई यानी 10 से। क्या मिल जाएगा? 50। और यहां पर इकाई के अंक पे है तो 5 को गुणा करूंगा इकाई से। क्या मिल जाएगा? 5। तो देखो पहली वाली संख्या में 5 का स्थानीय मान कितना है? 5000। तो देखो इसमें 5000 किसमें है? सिर्फ इसी में है 5000। आगे देख लेते हैं, मिला लेते हैं। तो अगले वाले में कितना है? 500। तो 5000, 500, अगले में 50 और अगले में 5। तो क्या ऑप्शन आ जाएगा मेरा? ए ऑप्शन आ जाएगा। देखो दोस्तों कुछ नहीं करना था, सिर्फ देखना था। बाकी पता होना चाहिए आपको कि स्थानीय मान क्या होता है और जातीय मान क्या होता है। जैसे मैं आपके सामने कोई संख्या रख दूं, एक प्रश्न बताता हूं दोस्तों, 5, 8, 2, 1, या फिर मैं आपके सामने लिख दूं 2, 3। आपसे आपके सामने यदि प्रश्न हो, क्या प्रश्न हो दोस्तों, कि 2 का स्थानीय मान, 2 का स्थानीय मान व 3 का स्थानीय मान का अंतर है। आपके सामने जैसे दोस्तों ये प्रश्न हो कि 2 का स्थानीय मान और 3 का स्थानीय मान, इन दोनों का अंतर है। तो आपको पता होना चाहिए 2 का स्थानीय मान क्या है? 20 है और 3 का 3 है। तो यहां से मुझे क्या मिल जाएगा? 17 मिल जाएगा। यानी मुझे पता लग जाएगा कि 2 का स्थानीय मान व 3 के स्थानीय मान का अंतर क्या है। तो दोस्तों ऐसे प्रश्न भी कई बार पूछे जाते हैं कि स्थानीय मान का अंतर क्या है, जातीय मान का अंतर क्या है, या स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर क्या है। तो आपको पता होना चाहिए कि स्थानीय मान क्या होते हैं और जातीय मान क्या होते हैं। दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक विद्यालय के 6 कक्षाओं में कुल विद्यार्थियों की संख्या 642 है। यदि प्रत्येक कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या समान है तो प्रत्येक कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं? प्रत्येक कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं? बोल रहा है दोस्तों कि एक विद्यालय है जिसमें विद्यार्थियों की संख्या आपको दी हुई है। बोल रहा है आपसे कि उसमें 6 कक्षाएं हैं और प्रत्येक कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या बराबर है। बोल रहा है आपको विद्यार्थियों की संख्या बतानी है कि एक कक्षा में कितने विद्यार्थी आएंगे। तो देखो जनरली इसको करेंगे क्या? डायरेक्ट 642 में 6 का भाग दे देंगे। लेकिन भाग क्यों देंगे दोस्तों? बता रहा हूं आपको। जैसे मैं मानूं कि आपके पास 20 रुपए हैं, आपके पास 20 रुपए हैं, बोलता हूं आपके पास 20 रुपए हैं और आप 4 दोस्त हो, चारों को बराबर बांटने हैं। क्या करना है? चारों को बराबर बांटने हैं। तो मैं कैसे बांटूंगा? यदि मुझे क्या करना है? 4 को बराबर बांटना है, 4 को बराबर बांटना है, तो मैं क्या करूंगा? इसके 4 हिस्से कर दूंगा। क्या करूंगा? 4 हिस्से कर दूंगा। तो क्या करूंगा? 20 में भाग दूंगा किसको? 4 को। क्या मिल जाएगा मुझे? 5 रुपए। यानी हर व्यक्ति को, यानी आपके हर दोस्त को कितने रुपए मिले? 5 रुपए मिले। तब जाके ही तो टोटल कितने हो गए? 20 हो गए। तो वही चीज हमें इसमें करनी है, वही चीज हमें इसमें करनी है। क्या? कुल विद्यार्थी कितने हैं? कुल विद्यार्थी मान के चलो कितने हैं? 642 है। और कुल कक्षाएं कितनी हैं? कक्षा कितनी है दोस्तों? 6 कक्षाएं हैं। और 6 में क्या करना है? संख्या समान है यानी बराबर बांटना है। तो क्या करूंगा? प्रत्येक कक्षा में विद्यार्थी, प्रत्येक कक्षा में विद्यार्थी क्या आ जाएगा दोस्तों? 642 को 6 हिस्सों में बांट दूंगा। 642 को
6 हिस्सों में बांट दूंगा तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा 107, 107 यानी हर कक्षा में कितने विद्यार्थी होंगे 107 विद्यार्थी होंगे। आ गया समझ में? क्या करना था, कुल संख्या में कुल कक्षाओं का भाग देना था। तो यहां से मुझे क्या मिल जाएगा कि प्रत्येक कक्षा में कितने विद्यार्थी थे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। राम के परिवार में 3 तथा मोहन के परिवार में 5 बच्चे हैं। राम के परिवार में 3 बच्चे हैं और मोहन के परिवार में 5 बच्चे हैं। प्रत्येक अपने बच्चों की शिक्षा पर 450 रुपये मासिक खर्च करता है। देखो राम और मोहन दोनों कितने कितने रुपए खर्च करते हैं, 450 रुपये खर्च करते हैं। किसके परिवार का प्रत्येक बच्चे की शिक्षा पर औसत मासिक खर्च अधिक है और कितना अधिक है पूछ रहा है। देखो दोस्तों, एक तो है राम और एक है मोहन। राम के कितने बच्चे हैं दोस्तों 3 और मोहन के कितने हैं 5। दोनों 450 रुपये उन बच्चों पर खर्च कर रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, पूछ रहा है औसत मासिक खर्च। औसत का मतलब क्या है, हर बच्चे में बराबर डिवाइड होना चाहिए, हर बच्चे में बराबर डिवाइड होना चाहिए। जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन में डिवाइड किया था विद्यार्थियों को, वैसे ही इस वाले में क्या करेंगे, पैसे को डिवाइड करेंगे हर बच्चे में। तो देखो राम की बात करूं और इधर बात करता हूं मैं मोहन की। राम के कितने बच्चे हैं 3 और मोहन के 5। ये भी 450 रुपये खर्च करता है और ये भी 450 रुपये खर्च करता है। तो प्रत्येक को कितना मिलेगा 450। औसत निकालूं तो 450 बटा 3, यहां से मुझे क्या मिल जाएगा 150। यानी राम अपने प्रत्येक बच्चे पर 150 रुपये खर्च करता है। बात करूं मोहन की तो 450 को 5 भागों में बांटूंगा तो क्या मिल जाएगा 90 मिल जाएगा। यानी मोहन प्रत्येक बच्चे पर औसतन 90 रुपये खर्च करता है। औसतन याद रखना, औसतन 90 रुपये खर्च करता है और राम प्रत्येक बच्चे पर 150 रुपये खर्च करता है। यही वो पूछ रहा है, किसका मासिक खर्च अधिक है औसतन। तो देखो राम का 150 है, मोहन का 90 है, तो किसका अधिक हो गया, राम का अधिक हो गया। किसका अधिक हो गया, राम का अधिक हो गया। और कितना अधिक हो गया, तो कितना 90 से कितना अधिक है 150। तो क्या करूंगा 150 में से 90 घटाऊंगा तो क्या मिल जाएगा 60। यानी राम का औसत खर्च अधिक है। कितना अधिक है 60 रुपये अधिक है। कितना रुपए 60 रुपये। देखो किस ऑप्शन में दे रखा है, पहले में ही दे रखा है। राम का कितना अधिक है 60 रुपये अधिक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखो दोस्तों, इसमें एक ऑप्शन और दिख रहा है आपको, राम और 150 रुपये। यानी आपको कंफ्यूज भी करना चाह रहा है वो, लेकिन प्रश्न को ढंग से पढ़िएगा। कितना अधिक है और कितना अधिक है, समझे दोस्तों। इसका मतलब क्या है, डिफरेंस बताना है। वो बोलता कि किसका औसत मासिक खर्च अधिक है, वह उसका औसत जिसका अधिक है उसका कितना है। तो हम क्या लगाते, राम का औसत खर्च कितना है 150 रुपये। तो ध्यान रखिएगा, पूछ रहा है कितना अधिक है, तो क्या लगाना है 60 रुपये लगाना है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। एक गांव की कुल जनसंख्या 4054 है, इसमें से 2896 पुरुष है, तो महिलाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों देखो, एक गांव में क्या है, स्त्री और पुरुष दो की ही इसमें बात कर रही है, तीसरे बच्चे का इसमें डिस्कशन नहीं है। तो हम क्या ही मान के चलेंगे कि पूरे गांव में सिर्फ 2 ही हैं, या तो है पुरुष या है महिलाएं। क्या है, या तो है पुरुष और या है क्या महिलाएं। वो देखिए बोल रहा है कि पुरुष और महिला दोनों मिला के कितने हैं 4054 है, और बोल रहा है अकेले पुरुष कितने हैं 2896 है। तो महिलाएं कितनी होंगी, बची हुई सारी महिलाएं होंगी। तो कैसे निकालेंगे, 4054 कुल में से क्या करेंगे 2896 को घटा देंगे। क्या करेंगे 4054 में से 2896 को घटा देंगे। तो यहां से मुझे क्या मिल जाएगा, देख लो दोस्तों, घटा लेता हूं, क्या आ गया 8 आ गया।
ये क्या आ गया, 5 आ गया, क्या आ गया, 5 आ गया। अब देखिए इधर क्या बचा, 1 और इधर 1, क्या बच गया, 1158, यानी 2896 तो पुरुष है और 1158 महिलाएं हैं। 2896 तो पुरुष है और 1158 क्या है दोस्तों, महिलाएं हैं। अब बात करते हैं किस ऑप्शन में दे रखा है, सी ऑप्शन में दे रखा है। तो क्या मिल गया मुझे यहां से, आंसर मिल गया 1158। किनकी संख्याएं हैं ये, महिलाओं की, महिलाओं की संख्याएं हैं। आया दोस्तों समझ में, लग रहा होगा दोस्तों इतने इजी क्वेश्चन करवा रहे हैं सर, लेकिन यकीन मानिए दोस्तों आपके पास कोई किताब है या फिर आप कहीं भी इसको नेट वगैरह पे सर्च करते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर 2012, मैंने आपको पहले ही बताया था पेपर है ये 2012 का, तो उसमें आप देखिएगा यही प्रश्न पूछे गए थे आपकी परीक्षा में। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न पर। संख्या 4 में 6 का भाग देने पर भाज्य, भाजक, भागफल एवं शेषफल क्रमशः है। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, इसमें भी बता रहा हूं दोस्तों। भाज्य क्या होता है, भाज्य होता है जिसमें भाग दिया जाता है, जिसमें भाग दिया जाता है। भाजक क्या होता है दोस्तों, भाजक होता है जिसका भाग दिया जाता है, जिसका भाग दिया जाता है। बात करूं दोस्तों भागफल क्या होता है, जो मिलता है, या कहूं जो मिलता है, या फिर मैं कह दूं कि जितनी बार भाग जाता है। और शेषफल क्या होता है, जो बचता है। इन चारों चीजों का ढंग से क्लैरिफाई होना बहुत जरूरी है कि भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल क्या होता है। लगभग हर साल के पेपर में ऐसे प्रश्न देखे जाते हैं दोस्तों कि भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल के प्रश्न। तो देखो होता क्या है दोस्तों, जैसे मैं आपके सामने कोई संख्या रखता हूं 29, भाग देता हूं 4 का, 29 में किसका भाग देता हूं, 4 का, तो देखो कितनी बार जाएगा, 7 बार जाएगा, क्या जाएगा, 28 आ जाएगा, और बचेगा क्या, 1 बचेगा। तो मेरा ये जो 29 था ये क्या हो गया, भाज्य हो गया, यानी जिसमें मैंने भाग दिया। 4 क्या हो गया, भाजक हो गया, यानी जिसका मैंने भाग दिया। बात करूं 7, 7 क्या हो गया, भागफल हो गया, यानी जितनी बार भाग गया। और 1 क्या हो गया मेरे पास में, शेषफल हो गया। क्या हो गया दोस्तों, 1 हो गया शेषफल, यानी जिसमें भाग दिया जाता है वो क्या होता है, भाज्य होता है, जिसका भाग दिया जाता है वो क्या होता है, भाजक होता है, और जो मिलता है वो भागफल, जो बचता है वो शेषफल। यहाँ पर देखो इस वाले भाग में 29 क्या हो गया, भाज्य हो गया, 4 क्या हो गया, भाजक हो गया, 7 क्या हो गया, भागफल, और 1 क्या हो गया, शेषफल। अब देखो बोल क्या रहा है, संख्या 4 में 6 का भाग दिया जा रहा है, किसमें, 4 में भाग दिया जा रहा है, किसका, 6 का, 4 में भाग दिया जा रहा है 6 का। तो देखो मैं किसको गुणा करूं, 6 से ऊपर आ सकता है क्या, बताओ, 6 एकम 6 होता है, तो एक बार भाग भी जा रहा है क्या, नहीं जा रहा, तो कितनी बार भाग दूंगा, 0 बार, कितनी बार, 0 बार। तो 0 को जब 6 से गुणा करूंगा क्या मिल जाएगा, 0, और जब घटाऊंगा तो क्या मिल जाएगा, 4, यानी मेरे पास भाज्य क्या है, भाज्य क्या है दोस्तों, 4। तो देखो 4 किस किस ऑप्शन में है, तो ये तो हो गए गलत, यानी पहले क्या आ गया, भाज्य की बात करूं 4, फिर बात करूं भाजक की तो भाजक 6, फिर बात करूं भागफल की, भागफल क्या आएगा दोस्तों, 0, भागफल क्या आया दोस्तों, 0, और शेषफल क्या आया, 4। तो आया दोस्तों समझ में, क्या आया, 4, 6, 0, 4। अब देख लो किस ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में, तो ए ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एक चीज का याद रखिएगा दोस्तों, क्रमशः बोल रहा है, यानी क्रम से बताने हैं, पहले बताना था भाज्य, फिर भाजक, फिर भागफल और फिर शेषफल। तो मैंने पहले भाज्य बताया कितना, 4, फिर बताया भाजक कितना, 6, फिर बताया भागफल कितना, 0, और फिर बताया शेषफल कितना,
4। तो यहाँ से मुझे क्या मिल गया 4 6 0 4 और ये मेरे ऑप्शन नंबर ए में था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भिन्नों 1/3 3/4 2/5 6/7 का आरोही क्रम है। देखो दोस्तों, भिन्नों का आरोही क्रम पूछ रहा है, तो आरोही क्रम का मतलब क्या होता है? आरोही क्रम का मतलब होता है दोस्तों, आरोही क्रम का मतलब होता है दोस्तों बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम में, यानी जो सबसे छोटा होगा वो क्या होगा? सबसे पहले आएगा, और जो सबसे बड़ा होगा वो सबसे लास्ट में आएगा दोस्तों। तो देखते हैं कि 1/3, एक तरीका तो मैं क्या करूं दोस्तों, 1/3 का मान निकाल लूँ। 1/3 बात करूँ 3/4 2/5 और 6/7। अब देखो आराम से मैं भाग दे के पॉइंटों में मान निकाल सकता हूं। देखो 3 का भाग 1 में दूंगा क्या आएगा? 0.33। 4 का भाग दूंगा 3 में तो कितनी बार जाएगा? 4 7 28 4 5 20। 5 का भाग दूंगा 2 में तो कितनी बार जाएगा? 0.4 बार। बात करूँ 7 का भाग दूंगा 6 में तो कितनी बार जाएगा? 7 8 56 और 7 5 35। कितनी बार जाएगा? 7 8 56 और 7 5 35। देखो मेरे पास चारों आ गए। अब मैं आराम से बता सकता हूं कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो देखो छोटे से बड़े क्रम में जाना है, आरोही क्रम में जाना है, तो सबसे छोटा कौन सा है? 0.33। तो पहले नंबर पे कौन सा आएगा? ये वाला आएगा। दूसरे पे कौन सा आएगा दोस्तों? 0.4। तीसरे पे कौन सा आएगा दोस्तों? 0.75। और चौथे पे कौन सा आएगा? 0.85। आएगा या नहीं आएगा? तो यही मुझे करना था। 1/3 सबसे पहले है, तो देखो 1/3 इसमें है और इसमें है। बात करूँ 3 दूसरे नंबर पे है 2/5, तो देखो 2/5 सिर्फ इसमें है। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? ये पहले नंबर पर 1/3, दूसरे नंबर पर 2/5, तीसरे नंबर पर 3/4 और चौथे नंबर पर 6/7। आ गया दोस्तों मेरा आंसर, मुझे आराम से मिल गया। अब यदि दोस्तों थोड़ा डिफिकल्ट होता और मैं भाग नहीं देना चाहता तो मैंने आपको एक तरीका और बताया था, एक बार वापस रिपीट कर रहा हूं। क्या करते हैं दोस्तों? 1/3 3/4, पहले बात करूं इन दोनों के कंपैरिजन की, यानी इन दोनों में से कौन सा छोटा है और कौन सा बड़ा है। तो देखो 4 को गुणा करूंगा 1 से 4, 3 को गुणा करूंगा 3 से 9, यानी छोटा कौन है? 4। तो यही क्या होगा? छोटा होगा। यही क्या होगा? छोटा होगा। यानी 1/3 छोटा होगा 3/4 से। तो सबसे पहले क्या करूंगा? सबसे छोटा ढूंढूंगा। तो 3/4 तो यहां से मेरा हट गया। अब बात करूं 1/3 और 2/5 की। 1/3 और 2/5 की। 5 को गुणा करूंगा 1 से 5, 3 को गुणा करूंगा 2 से 6। कौन सा छोटा है? ये वाला छोटा है, यानी ये वाला भी कैंसिल हो गया। मेरे पास में क्या मिला? इन दोनों से ये वाला छोटा है। अब बात करूं इसकी, तो देखो 1/3 और 6/7, ये आ गया 7, 3 को गुणा करूंगा 6 से क्या मिल जाएगा? 18। तो देखो इन दोनों में से कौन सा छोटा है? 1/3 छोटा है। तो यहां से मुझे मिल गया कि इन चारों में सबसे छोटा कौन है? 1/3। अब बात करूं दूसरे नंबर पे कौन आएगा? क्या बात करूं दोस्तों? दूसरे नंबर पर कौन आएगा? तो देखो यहां पर ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है। 1/3 पहले नंबर पे, इसमें और इसमें, तो 2 ऑप्शन तो मेरे पहले ही गलत हो गए। अब बात करूं दूसरे नंबर की, देखो दोनों में दूसरे नंबर में डिफरेंस है, तो दूसरे नंबर की मैं बात करूंगा दोस्तों। तो देखो बात करूं दूसरे नंबर पे, तो ये तो मेरा हट ही गया। बचा क्या? 3/4 और 2/5। क्या बचा? 3/4 और 2/5। 5 को गुणा करूंगा 3 से 15 और 4 को गुणा करूंगा 2 से, क्या मिल जाएगा? 8 मिल जाएगा। यानी 3/4 बड़ा है किससे? 2/5 से। और इसमें क्या बोल रहा है? 3/4 छोटा होगा 2/5 से, यानी ये ऑप्शन भी क्या हो गया? गलत हो गया। मतलब इन दोनों में 3/4 और 2/5 में आरोही क्रम में मैं जमाऊंगा तो पहले कौन सा आएगा? छोटा वाला, यानी 2/5। जबकि इसमें पहले कौन सा दे रखा है? 3/4। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? 2/5 वाला, यानी पहले आ जाएगा 2/5 और बाद में क्या आएगा?
4 आएगा दोस्तों। इससे मुझे पता लग गया कि मेरा आरोही क्रम में ज़माना कौन सा है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देख लेना दोस्तों, अगर आप चाहो तो भाग दे के सॉल्व कर सकते हो, आप चाहो तो ऐसे सॉल्व कर सकते हो, जैसे भी आप सॉल्व करना चाहो। बाकी क्या होना चाहिए, आंसर हमेशा सही आना चाहिए। देखते हैं अगले प्रश्न पर। एक व्यक्ति 90 रुपए की वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है। एक व्यक्ति 90 रुपए की वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है, उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है। तो दोस्तों जब क्रय मूल्य हमें पता है, जब हमें क्रय मूल्य पता है और क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, तो क्या करते हैं दोस्तों, क्रय मूल्य गुणा 100 प्लस प्रॉफिट बटा 100, ये मेरा क्या हो जाता है दोस्तों, विक्रय मूल्य हो जाता है। यानी मैं मान के चलूँ कि ये फॉर्मूला आपको याद नहीं है, अगर ये याद है तो डायरेक्ट इसमें वैल्यू पुट किया और आंसर आ गया। अगर मैं मान के चलूँ फॉर्मूला याद नहीं है तो सोचो तो देखो दोस्तों, एक वस्तु थी कितने रुपए की, 90 रुपए की। यानी कोई भी धन, मैंने आपको बताया था दोस्तों, कोई भी धन अपने आप में क्या होता है, 100% होता है, यानी पूर्ण होता है। और जब मैं 100% में 10% बढ़ा दूं, यानी 10% का लाभ कर दूं, तो मेरा वो कितना हो जाएगा, 110%। कितना हो जाएगा, 110%। यानी 90 का कितना प्रतिशत हो जाएगा, 110%। कितना हो जाएगा दोस्तों, 90 का 110%। तो देखो यहां से क्या मिल जाएगा, 90 गुणा 110 बटा 100, ये 0 से 0 कैंसिल हो गई, क्या मिल गया, 99 रुपए। क्या मिल गया विक्रय मूल्य मेरे पास, 99 रुपए। अब देखो इस इक्वेशन में मैं रखूं तो अभी मुझे यही मिलेगा, क्रय मूल्य मेरे पास क्या है, 90 और 100 प्लस लाभ कितना है मेरे पास, 10% बटे 100। तो यहां से क्या मिल गया मुझे, 9 गुणा 110 बटा 10। तो यहां से भी क्या मिल गया दोस्तों, 99 रुपए। बात वही है दोस्तों, डायरेक्ट मुझे आता है, मैंने ऐसे कर दिया या मैंने ऐसे कर दिया कि कोई भी धन अपने आप में क्या होता है, 100% होता है, 10% लाभ हो रहा है, यानी बढ़ रहा है, विक्रय मूल्य पूछ रहा है यानी बढ़ रहा है। तो देखो दोस्तों, जब 100% में मैं 10% बढ़ाऊं तो क्या मिल जाएगा मुझे, 110% मिल जाएगा। तो वही मैंने किया दोस्तों, 90 का क्या निकाल लिया, 110% निकाल लिया। अब देखो दोस्तों, या मैं आपको भिन्न वाले मेथड से भी सॉल्व करके बताता हूं कि भिन्न से हम इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे। देखें, बात करें दोस्तों भिन्न के मेथड से, तो 10% को मैं जब भिन्न में बदलता हूं, 10% को भिन्न में बदलता हूं, तो दोस्तों पता होना चाहिए कि जब प्रतिशत हटता है, जब क्या होता है दोस्तों, प्रतिशत हटता है, तो क्या आ जाता है, 1/100 आ जाता है। क्या आ जाता है, 1/100 आ जाता है। तो वही मैंने किया, प्रतिशत को हटा दिया तो क्या आ गया, 1/100 आ गया। तो ये 0 से 0 कैंसिल, तो 1/10। यानी इस भिन्न का मतलब क्या है, 10 का 10% कितना है, 1 है। 10 का 10% कितना है, 1 है। यानी मैं किसी वस्तु का क्रय मूल्य मानूं कितना, 10 रुपए। किसी वस्तु का क्रय मूल्य कितना मानूं, 10 रुपए। तो 10% लाभ का मतलब क्या है, उसके ऊपर कितने रुपए का लाभ हो रहा है, 1 रुपए का। बात करूं क्रय मूल्य मानूं, इस भिन्न का मतलब क्या है, क्रय मूल्य मानूं 10 रुपए, क्रय मूल्य मानूं 10 रुपए, तो लाभ मेरा कितना होगा दोस्तों, 1 रुपए। लाभ कितना होगा, 1 रुपए। तो यहां से मुझे पता लग जाएगा कि विक्रय मूल्य मेरा कितना होगा। जब कोई वस्तु मैंने 10 रुपए की खरीदी और 1 रुपए का उस पर लाभ ले लिया, तो कितने में बेची होगी, जाहिर सी बात है कितने रुपए में, 11 रुपए में। कितने रुपए में बेची होगी दोस्तों, 11 रुपए में बेची होगी। तो यहां पर देखो मुझे क्या दे रखा है उसने, क्रय मूल्य दे रखा है कितना, 90 रुपए। यानी 10 का मान किसके बराबर है दोस्तों, 90 रुपए के बराबर। यानी मेरे 10 रुपए का मान उसके 90 रुपए के बराबर है। तो मेरे 11 रुपए का मान ही तो बताना है उसको कि मेरे 11 रुपए का उसका कितना बराबर है। तो देखो 10 का मान 90 के बराबर है, तो 1 का मान किसके बराबर हो जाएगा, 90/10, यानी
9 रुपए के बराबर। यदि वो मुझसे पूछता कि उसे कितना लाभ हुआ तो मैं क्या जवाब देता, 9 रुपए का लाभ हुआ। कितने रुपए का, 9 रुपए का। लेकिन वो मुझसे क्या पूछ रहा है, विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना है, 11। तो 11 के लिए क्या करूंगा, 9 गुणा 11। यहां से क्या मिल जाएगा, 99 रुपए। यानी मेरे 11 रुपए उसके 99 रुपए के बराबर है। तो यहां से मैंने क्या किया, विक्रय मूल्य निकाल लिया, कितना, 99 रुपए। आया दोस्तों समझ में। इसमें कोई भी परसेंटेज का या बात करूं कोई भी फॉर्मूले का काम नहीं है। जनरली भिन्न में बदलना था और थोड़ा सा लॉजिक लगाना था। कि बात करूं नीचे वाला होता है बेस, यानी 10 का 10% 1 है। यानी क्रय मूल्य यदि 10 रुपये होता तो मेरा लाभ कितना होता, 1 रुपये होता। और जब मेरा क्रय मूल्य 10 रुपये होता और मेरा लाभ 1 रुपये होता तो मेरा विक्रय मूल्य 11 रुपये होता। कितने रुपये होता दोस्तों, 11 रुपये होता। अब मेरे 10 रुपये का मान उसने दे रखा है कितना, 90 रुपये। निकालना क्या है, उस वस्तु का विक्रय मूल्य। यानी मैं मानूं मेरी बात, तो मेरा विक्रय मूल्य कितना था, 11। तो उसका विक्रय मूल्य कितना होगा, निकाल सकता हूं आराम से, एक ही नियम से निकाल सकता हूं। कैसे दोस्तों, कि 10 का मान किसके बराबर दोस्तों, 90 के बराबर। 10 का मान किसके बराबर है दोस्तों, 90 के बराबर। तो 1 का मान किसके बराबर होगा, 1 का मान दोस्तों किसके बराबर होगा आपका, 9 रुपए के बराबर। और 11 का मान किसके बराबर होगा, 99 के बराबर। चलते हैं अगले प्रश्न पर। संख्या 840 के अभाज्य गुणनखंड है। तो मैंने बताया था दोस्तों अभाज्य गुणनखंड के लिए क्या करते हैं, भाग देना शुरू करते हैं। कल कुछ नियम भी बताए थे, 2 का, 3 का, 5 का वगैरह मैंने आपको बताए थे। आज फिर से देख लीजिए दोस्तों। 2 का नियम क्या होता है, यदि किसी संख्या में इकाई का अंक 2, 4, 6, 8 हो या फिर वह संख्या 0 पर खत्म हो रही हो तो वह संख्या हमेशा क्या होती है, 2 से विभाज्य होती है। यानी उस संख्या में 2 का भाग चला जाता है। बात करूं दोस्तों 3 के बारे में, तो 3 का भाग किस में जाता है दोस्तों, किस में जाता है, उसमें जाता है जिस संख्या में अंकों का योग 3 से विभाज्य होता है। अंकों का योग 3 से विभाज्य होता है, उस संख्या में क्या होता है, 3 का भाग चला जाता है। तो देखिए सबसे पहले 2 की बात करें तो 2 का भाग इसमें जाएगा, बिल्कुल जाएगा। कितनी बार, 4, 2, 0। बात करूं 2 का, फिर 2 का भाग चला जाएगा कितना, 2, 1, 0। फिर बात करूं 2 का, 0 है तो 2 का भाग जरूर जाएगा, कितना, 1, 0, 5। जाएगा ही नहीं जाएगा, 105 बार। अब देखो दोस्तों आपका क्या आ गया, 105 आ गया। अब देखो इसमें इकाई का अंक क्या है, 5 है। तो 2 का भाग जाएगा क्या, नहीं जाएगा। तो फिर किसकी कोशिश करूंगा, 3 की कोशिश करूंगा। और 3 का मैंने अभी आपको बताया था अंकों का योग क्या होना चाहिए, 3 से विभाज्य होना चाहिए। तो अंकों का योग क्या है, 1 + 5 यानी 6। और 6 में 3 का भाग जाता है क्या, बिल्कुल जाता है। कितनी बार, 2 बार। तो यह संख्या भी क्या होगी, 3 से विभाज्य होगी दोस्तों। तो 3 का भाग देता हूं, 3 × 9, 3, 5, 15। आया नहीं आया दोस्तों, 3 × 9 और 3, 5, 15। अब बात करूं दोस्तों 3 की, देखो 3 का भाग जा रहा है क्या, जा रहा है क्या दोस्तों, 3 का भाग देख लेते हैं एक बार। 5 और 3, 8, 5 और 3, 8। 8 में 3 का भाग जाता है क्या, नहीं जाता। तो इस संख्या में भी 3 का भाग नहीं जाएगा। बात करूं 4 की, तो 4 का भी भाग नहीं जाएगा। तो भाग किसका जाएगा दोस्तों, 5 का। कितनी बार जाएगा दोस्तों 5 का भाग, 7 बार। और फिर बात करूं 7 का भाग दूं कितनी बार, 1 बार। तो मेरे पास क्या आ गया, 2 × 2 × 2 × 3 × 5 × 7। तो देख लो अभाज्य गुणनखंड किस ऑप्शन में है हमारे पास में, 3 बार 2 है। तो देखें इसमें 1 बार 2 है तो ये नहीं होगा, इसमें 3 बार 2 है, इसको देख लेते हैं। 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 5, 7, 3, 5 और 7। तो ये वाला मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देख लीजिए सी और डी दोनों में भी ये नहीं है, तो ये वाला मेरा क्या होगा, आंसर होगा। करना क्या था, सिर्फ भाग देना था। किससे स्टार्ट होना था, 2 से स्टार्ट होना था। 2 का दिया, 3 का दिया। अभाज्य गुणनखंड का मतलब क्या है, भाग सिर्फ किन का देना है, अभाज्य संख्याओं का देना है। भाग सिर्फ किसका देना है, अभाज्य संख्याओं का देना है। बोलूं 4 का भाग दूं क्या, नहीं दूंगा, क्योंकि 4 अभाज्य संख्या नहीं है। तो भाग किसका दूंगा, 2 का ही दूंगा।
2 का कितनी बार दे दूंगा, 2 बार दे दूंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। तो हमेशा याद रखिएगा, अभाज्य गुणनखंड जहां लिखा हो इसका मतलब क्या है, जो भी हमारा आंसर आएगा उसमें सारी संख्याएं कौन सी होंगी, अभाज्य होंगी। और अभाज्य संख्याएं कौन सी होती है, बेसंख्याएं होती है। अभाज्य संख्याएं दोस्तों कौन सी होती है, बेसंख्याएं होती है, जिस संख्या में या तो 1 का भाग जाए या सिर्फ स्वयं का भाग जाए, यानी खुद का भाग जाए। जैसे बात करूं 17 की, 17 में या तो भाग जाता है किसका, 1 का, या फिर भाग जाता है सिर्फ 17 का। इसके अलावा किसी का भी भाग जाता है क्या, नहीं जाता है। तो ध्यान रखिएगा, बात क्या कर रहा हूं, अभाज्य गुणनखंड, तो अभाज्य में ही संख्याएं होंगी सारी, याद रखिएगा। और एक चीज और बता रहा हूं दोस्तों कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2 होती है। ये दिमाग में बिठा लेना, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2 होती है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। किसी विद्यालय की पुताई का कार्य 2 मजदूर 8 दिन में कर सकते हैं, तो उसी कार्य को 1 दिन में पूरा करवाने के लिए कितने मजदूर और लगाने होंगे। तो देखो दोस्तों, करना क्या था, समय कार्य मजदूरी M1 D1 इक्वल टू M2 D2, M1 D1 इक्वल टू M2 D2। बात करूँ M का मतलब क्या होता है यहाँ पर, मजदूर, D का मतलब दिन बात करूँ, या फिर मैं समय के सेंस में बात करूँ, किसके सेंस में, समय के सेंस में बात करूं। और इधर क्या होगा, दूसरे मजदूर और दूसरा समय हो जाएगा। देखो दोस्तों, बोल क्या रहा है, विद्यालय की पुताई का कार्य है 2 मजदूर 8 दिन में कर रहे हैं, तो कितने, 2 मजदूर कर रहे हैं कितने दिन में दोस्तों, 8 दिन में। बोल क्या रहा है, उसी कार्य को 1 दिन में पूरा करवाना है, यानी अगली बार दिन का मान कितना है, 1। तो कितने मजदूर और लगाने पड़ेंगे, तो मुझे कितने मजदूर मान लेता हूं, M मजदूर लगाने पड़ेंगे। कितने मजदूर, M मजदूर लगाने पड़ेंगे। देखें दोस्तों, उसी कार्य को 2 दिन, यहां पर दोस्तों 2 है, 2 है यहां पर, कितना, 2 है। उसी कार्य को 2 दिन में पूरा करवाने के लिए कितने मजदूर और लगाने होंगे। तो बात क्या करूं, 2 दिन में पूरा करवा रहा है, वो कितने दिन में, 2 दिन में पूरा करवा रहा है। तो 2 गुणा 8 बराबर M गुणा 2 में कर दूंगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। यानी उस कार्य को 2 दिन में पूरा करने के लिए कितने मजदूर चाहिए मुझे, 8 मजदूर चाहिए। कितने मजदूर चाहिए दोस्तों, 8 मजदूर चाहिए। अब बात कर रहा है कितने मजदूर और लगाने पड़ेंगे। तो देखो 8 मजदूर तो मुझे टोटल चाहिए, और पहले से कितने मजदूर है मेरे पास में, 2 मजदूर है। कितने मजदूर है, 2 मजदूर है। तो मुझे और कितने लगाने हैं दोस्तों, 6 मजदूर और लगाने हैं। यानी अब कितने मजदूर चाहिए मुझे, 8 मजदूर चाहिए। बोल रहा है कितने मजदूर और लगाने पड़ेंगे, यानी पहले कितने मजदूर थे, 2 थे, अब 8 चाहिए मुझे, यानी 2 और 2 तो पहले ही थे, अब कितने चाहिएंगे मुझे, 6 चाहिएंगे। तो नए मजदूर कितने चाहिए, नए मजदूर मुझे कितने चाहिए बताओ, 8 माइनस 2 यानी 6 मजदूर नए चाहिए। कितने मजदूर नए चाहिए दोस्तों, 6 मजदूर नए चाहिए। एक बार वापस देख लें दोस्तों, क्या होता है, M1 D1 बराबर M2 D2। यहाँ M किसके सेंस में होता है, किसके अर्थ में होता है, मजदूर, मजदूरों की संख्या या काम करने वालों की संख्या। ठीक है, बोलता है D कितने दिन में काम पूरा कर रहा है, कितने दिन में काम पूरा कर रहा है। अब देखो दोस्तों, बोल रहा है 2 मजदूर 8 दिन में कर रहे हैं, 2 मजदूर 8 दिन में कर रहे हैं। तो कितने मजदूर चाहिए इस काम को 2 दिन में करने के लिए। तो क्या करूंगा, 2 गुणा 8 बराबर M गुणा 2। यानी मैं इस कार्य को दोस्तों 2 दिन में करवाना चाहूं तो मुझे कितने मजदूर चाहिएंगे, 8 मजदूर चाहिएंगे। कितने, 8 मजदूर। पूछ क्या रहा है, कितने मजदूर और लगाने पड़ेंगे, यानी टोटल मुझे कितने चाहिए थे, 8 चाहिए थे, लेकिन 2 तो मेरे पास पहले ही काम कर रहे हैं, तो मुझे और नए कितने चाहिएंगे, नए कितने चाहिएंगे, 6 चाहिएंगे। तो वही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 10% नुकसान के साथ 90 रुपए में बेचता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य है। तो देखो दोस्तों, वही बात आ गई जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक प्रश्न में आपको बताई थी। तो एक तरीका तो मेरे पास में ये है
कि मैं क्या करूं, मेरे पास में है विक्रय मूल्य, मेरे पास में क्या है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य से यदि मुझे क्रय मूल्य निकालना है तो विक्रय मूल्य गुणा 100/100 प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस, यानी लाभ हो रहा है तो प्लस ले लूंगा और हानि हो रही है तो माइनस ले लूंगा। तो यहां से मुझे क्या मिल जाएगा दोस्तों, क्रय मूल्य मिल जाएगा। और यही चीज वो पूछ रहा है। तो देखो दोस्तों, विक्रय मूल्य कितना दे रखा है उसने, 90 रुपये दे रखा है। और क्या हो रहा है, उसे 10% का नुकसान हो रहा है, यानी हानि हो रही है। तो 100 माइनस 10, यहां से इसे सॉल्व करूंगा दोस्तों तो क्या मिलेगा मुझे, 90 गुणा 100/90। तो क्रय मूल्य क्या मिल जाएगा दोस्तों, 100 रुपये। क्रय मूल्य कितना मिल जाएगा, 100 रुपये मिल जाएगा। यानी उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना था, 100 रुपये था। तो इसी चीज को मैं भिन्न वाले मेथड से एक बार फिर से बता देता हूं आपको। क्या मिल गया मुझे, 100 रुपये, यहां से आंसर मिल गया। अब भिन्न वाले मेथड से देखो, बोल रहा है किसी वस्तु पर 10% का नुकसान हो रहा है, यानी 10%। अभी मैंने बताया था 10/100, यहां से क्या मिल गया, 1/10, 1/10। यानी क्या हो रहा है दोस्तों, यदि मेरा क्रय मूल्य 11 रुपये था, मेरा क्रय मूल्य कितना था, 10 रुपये था, तो मुझे क्या हो रहा था, हानि हो रही थी। क्या हो रहा था, हानि कितने रुपए की, 1 रुपये की। तो मैं मानूं मेरा क्रय मूल्य कितना था, 10 रुपये था, तो मुझे हानि हो रही थी कितने रुपए की दोस्तों, 1 रुपये की। तो मेरा विक्रय मूल्य क्या रहा होगा, जब 10 रुपये में मैंने कोई वस्तु खरीदी और 1 रुपये का मुझे नुकसान हुआ, तो मैंने कितने में बेचा होगा दोस्तों, 9 रुपये में बेचा होगा, तभी तो 1 रुपये का नुकसान हुआ होगा। वो बोल रहा है कि उसने 90 रुपये में बेचा है, मैंने बेचा है 9 रुपये में, और मैंने खरीदा 10 रुपये में। तो मुझे बताना है कि उसने कितने में खरीदा होगा। तो वही चीज करनी है। मेरे 9 का मान उसके किसके बराबर है, 90 के बराबर है। मेरे 9 का मान उसके 90 के बराबर है। मेरा 1 का मान उसके किसके बराबर होगा, 90/9, यानी 10 के बराबर। मेरे 1 का मान उसके 10 के बराबर। पूछ क्या रहा है, क्रय मूल्य। मेरा क्रय मूल्य कितना था, 10 था, तो मेरे 10 का मान उसके कितने बराबर हो जाएगा, 10 गुणा 10, यानी 100 रुपये के। कितने रुपए के, 100 रुपये के। देखो दोस्तों, जैसे आप करना चाहो, बात कर रहा हूं 10%, यानी 1/10, यानी मेरा क्रय मूल्य यदि 10 रुपये था, मेरा क्रय मूल्य यदि 10 रुपये था, तो मुझे 1 रुपये की क्या हो रही थी, हानि हो रही थी। अब बोलोगे सर ऊपर वाला तो लाभ हानि कर दे रहे हो, लेकिन नीचे वाला तो क्रय मूल्य फिक्स है। लेकिन दोस्तों ये इसलिए फिक्स है कि जब हम लाभ और हानि कैलकुलेट करते हैं तो किसके ऊपर कैलकुलेट करते हैं, सिर्फ क्रय मूल्य के ऊपर। किसके ऊपर, क्रय मूल्य के ऊपर। इसलिए नीचे क्या आता है, बेस में, आधार में हमेशा क्रय मूल्य आता है। तो क्रय मूल्य यदि 10 रुपये है तो हानि कितने रुपए की है, 1 रुपये की। तो विक्रय मूल्य कितना है, 9 रुपये, यानी मेरे 9 रुपये का मान है उसके 90 रुपये के बराबर। मेरे 9 रुपये का मान है उसके 90 रुपये के बराबर। तो मेरे 10 रुपये का मान उसके किसके बराबर हो जाएगा, 100 रुपये के। और वही मेरा क्या होगा, आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। 500 रुपये का बोल रहा है, 500 रुपये का 1 वर्ष का सरल ब्याज 1% मासिक दर से क्या होगा। तो देखो दोस्तों, मैंने आपको बताया था, एक बार वापिस बता रहा हूं, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। यानी यहां पर मुझे क्या दे रखा है, मूलधन दे रखा है कितना, 500। मूलधन कितना दे रखा है, 500 दे रखा है। दर दे रखी है कितनी, 1% मासिक, 1% मासिक। तो देखो दर मास में दे रखी है, तो समय भी किस में निकाल लूंगा, मास में निकाल लूंगा, यानी महीनों में। तो बात करूं 1 वर्ष, यानी कह दूं कितने, 12 महीने। कह दूं कितने, 12 महीने। यानी बात करूं कि मुझे बताना है 1% मासिक ब्याज लग रहा है, तो 12 महीने में कितना ब्याज लगेगा। तो एक तरीका तो ये है कि मैं 1 महीने का ब्याज निकाल लेता हूं और उसको 12 से गुणा कर देता हूं। और दूसरा तरीका ये है कि मैं डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट कर लेता हूं। देखो
साधारण ब्याज क्या हो जाएगा मेरा, मूलधन कितना है 500, दर कितनी है 1 और समय कितना है 12/100। ये कैंसिल हो गया, क्या मिल गया मुझे 60 रुपये। यानी मेरा ब्याज क्या आ गया दोस्तों 60 रुपये आ गया। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखें कि क्या करेंगे। एक तरीका और है दोस्तों इसका, ये कि मेरी दर 1% है, मैंने क्या किया समय को 12 में तोड़ लिया। अगर मैं दर को मास में चेंज करूँ वर्ष में तो कितना हो जाएगा, 12 से गुणा कर दूंगा। 1% हर महीने बढ़ रहा है तो 12 महीने में कितना परसेंट हो जाएगा 12%। कितना प्रतिशत 12%। तो 500 का 12% निकाल लूंगा, वह भी मेरा क्या आएगा 60 आएगा दोस्तों। चलते हैं। एक आयताकार मैदान का परिमाप 1 किलोमीटर है। बोल रहा है दोस्तों एक आयताकार मैदान है, उसका परिमाप जो है कितना है 1 किलोमीटर है। यदि इसकी चौड़ाई 200 मीटर है, यदि इसकी चौड़ाई क्या है 200 मीटर है, तो इसकी लंबाई क्या है ये मुझे बताना है दोस्तों। क्या दे रखा है मुझे, परिमाप दे रखा है, मुझे चौड़ाई दे रखी है, पूछ क्या रहा है लंबाई पूछ रहा है। तो सबसे पहले मुझे क्या होना चाहिए, आयत का परिमाप का फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्या होता है दोस्तों आयत का परिमाप, आयत का परिमाप क्या होता है दोस्तों 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। ये मेरे क्या होता है दोस्तों आयत का परिमाप होता है। क्या होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। आयत क्या होता है याद रखना दोस्तों, एक तो पता ही नहीं हो कि आयत क्या होता है। आयत वह होता है जिसमें प्रत्येक कोण कितना हो 90 डिग्री का हो और आमने सामने की भुजाएं क्या हो बराबर हो। तो ये कोण कितने का है 90 डिग्री के हैं चारों कोण, और आमने सामने की भुजाएं क्या हैं बराबर हैं। ये मेरा क्या हो जाएगा आयत हो जाएगा। और इसी का परिमाप उसने दे रखा है, चौड़ाई दे रखी है, लंबाई पूछ रहा है। तो सबसे पहले फॉर्मूला लगाया, आयत का परिमाप 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। परिमाप कितना है मेरे पास 1 किलोमीटर है। या तो मैं इसको किलोमीटर में चेंज करूं या मैं इसको मीटर में चेंज करूं, क्योंकि बताया था मैंने कि जो यूनिट होती है, जो इकाई होती है, वो जब हम फॉर्मूले में रखते हैं, किसी भी फॉर्मूले में रखते हैं, तो हमेशा इकाई क्या होती है वो बराबर होनी चाहिए। यानी सभी इकाइयाँ एक ही रूप में होनी चाहिए। तो देखो दोस्तों आंसर मीटर में दे रखा है, तो एक बार मीटर में चेंज कर लेते हैं। तो 1 किलोमीटर बराबर कितना हो जाएगा, 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है दोस्तों 1000 मीटर। कितना होता है 1000 मीटर होता है। तो आयत का परिमाप कितना है 1000 मीटर। किसके बराबर हो जाएगा 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। होगा या नहीं होगा, यहाँ 2 गुणा हो रहा है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा। तो मेरा क्या आ जाएगा 500, या लिख दूँ 1000/2 बराबर लंबाई प्लस चौड़ाई। यानी यहाँ से क्या मिल गया 500, यानी लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर क्या आ गया 500। अब मेरे पास क्या है चौड़ाई है 200, तो चौड़ाई की जगह पे क्या रख दूंगा 200 रख दूंगा। 500 बराबर लंबाई प्लस 200। अब देखो दोस्तों 200 इधर प्लस हो रहा है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो वही मैंने किया, लंबाई बराबर क्या कर दिया 500 माइनस 200। तो मेरी लंबाई कितनी आ जाएगी दोस्तों 300 मीटर। लंबाई कितनी आ जाएगी 300 मीटर। तो यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए था, मुझे पता होना चाहिए था कि आयत का परिमाप क्या होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। परिमाप मुझे दिया हुआ है 1 किलोमीटर, मैंने बदल लिया किसमें मीटर में। तो 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है 1000 मीटर। तो 1000 बराबर 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 इधर गुणा हो रहा है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा। तो यहाँ मुझे क्या मिल गया लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 500। तो लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 500 मिला। अब मुझे निकालना क्या है लंबाई, और दी क्या है चौड़ाई। तो चौड़ाई का मान मैं कितना रख दूंगा 200 रख दूंगा। अब देखो दोस्तों 200 इधर प्लस हो रहा है, इधर जाएगा तो क्या होगा माइनस होगा। तो लंबाई बराबर क्या हो जाएगी 500 माइनस 200, यानी लंबाई बराबर 300 मीटर। चलते हैं अगले प्रश्न पर।
1 लीटर शुद्ध घी का वजन 910 ग्राम है, तो 700 मिलीलीटर घी का वजन कितना होगा। तो देखो दोस्तों, दे क्या रखा है उसने, 1 लीटर घी का वजन दे रखा है। 1 लीटर घी का वजन कितना है, 910 ग्राम, और बोल रहा है कि 700 मिलीलीटर घी का वजन कितना होगा। तो वही चीज़ मैं एक बार वापस बताऊंगा कि 1 लीटर घी का वजन कितना है दोस्तों, 910 ग्राम है। बात करूं दोस्तों मिलीलीटर में पूछ रहा है, तो मिलीलीटर, 1 लीटर को मैं मिलीलीटर में बदल सकता हूं, बिल्कुल बदल सकता हूं, क्योंकि 1 लीटर बराबर क्या होता है दोस्तों, 1000 मिलीलीटर, यानी 1000 ml होता है। तो 1 लीटर की जगह क्या रख दूं, 1000 मिलीलीटर रख दूं, क्या रख दूं, मिलीलीटर रख दूं। तो 1000 मिलीलीटर घी का वजन कितना है मेरे पास में, 910 ग्राम है। कितना है, 910 ग्राम है। तो 1 मिलीलीटर घी का वजन कितना हो जाएगा, 1 मिलीलीटर घी का वजन 910 बटा 1000, इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा। ये जब दोस्तों हम एक एक नियम पढ़ेंगे तो और भी अच्छी तरीके से समझेंगे कि भाग कैसे हो रहा है, गुणा कैसे हो रहा है, मान कैसे निकालते हैं। तो अभी के लिए देख लीजिए कि 1000 मिलीलीटर का वजन 910 ग्राम है, तो 1 मिलीलीटर का वजन कितना होगा, 910 बटा 1000। पूछ रहा है 700 मिलीलीटर का वजन कितना होगा, तो क्या करूँगा, 700 मिलीलीटर का वजन कितना हो जाएगा दोस्तों, 910 बटा 1000 गुणा 700, होगा या नहीं होगा। यहाँ 3 जीरो से ये 1 2 3 जीरो कैंसिल हो गई, क्या बचा, 7 और 637 ग्राम, यानी कितना आ जाएगा, 637 ग्राम। तो दोस्तों कैसे निकाला कि सबसे पहले वो बोल रहा है 1 लीटर शुद्ध घी का वजन 910 ग्राम है। क्या किया मैंने, 1 लीटर को मिलीलीटर में बदल लिया, यानी 1000 मिलीलीटर बराबर कितना है मेरे पास, 910 ग्राम है। तो 1 मिलीलीटर बराबर कितना हो जाएगा, 910 बटा 1000। बात करूँ 700 मिलीलीटर तो कितना आ जाएगा, 910 बटा 1000 गुणा 700, क्या मिल जाएगा मुझे दोस्तों, 637 ग्राम। कितना मिलेगा दोस्तों, 637 ग्राम। बस यही चीज़ मुझे समझानी थी कि कैसे आए 637, आ गया मेरे पास में 637। यही मेरा क्या है दोस्तों, आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों समय मुझे इजाज़त दे रहा है, कल वापस हम मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, कल हम फिर से आपसे मिलेंगे, किसके साथ में, एक नए टॉपिक के साथ में, नए प्रश्नों के साथ में, और बहुत ही नए अच्छे अच्छे तरीकों के साथ में। तो दोस्तों फिर से आपसे मुलाकात होगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। याद रखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।